हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम लोग सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स में चल रहे हैं। फिजिक्स में जहां तक आपको छोड़े थे उसी के आगे है कि मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर या फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल नाम से जानते हैं। थ्योरेटिकल सेक्शन है, जरा उसको सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस थ्योरी में है क्या। देखो, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मॉडल जब पढ़ाया जाता है तो उसका बड़ा रोचक जानकारी, इसमें इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी आपको। एक्चुअल में होता यह है कि आप लोग ये जानते हो कि जितने भी एटम्स होते हैं सबका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये न्यूट्रल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अराउंड यहां मूव करते हैं इस तरह से। तो ये तो किसी भी एटम के लिए बताया जाता है कि हर एटम का अपना एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड देयर न्यूक्लियस। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एटम एंड प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो number of protons and number of electrons are equals to each other in any atom of substance. नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होता है। इसलिए कोई भी एटम फ्री स्टेट पोजीशन में ये न्यूट्रल माना जाता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं माना जाता, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने के कारण इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। ये तो बात समझ में आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन अब इसमें ये होता है कि कहीं मान लो ये पूरा सब्सटेंस है, इसमें केवल एक एटम मैंने दिखाया, बिकॉज आप जानते हो कि इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं। इस छोटे से किसी भी छोटे से सब्सटेंस में मिलियंस ऑफ एटम्स इसमें मौजूद होते हैं और हर एटम का अपना एक न्यूक्लियस होता है और हर एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड मूव करते होंगे। और ऐसा ही एटम से अगर मिलकर बना तो ढेर सारे एटम्स होंगे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन यहाँ पे अब आगे का रोचक जानकारी है ये कि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से ये अटैच्ड हैं, ये टाइटली फिटेड है, टाइटली बॉन्ड है, ये विधिवत ये बंधे हुए हैं अपने न्यूक्लियस से, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम। ठीक है, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये अब क्या होता है कि थर्मल एक्टिविटी पोजीशन में जब जैसे कि इसको कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है या टेम्परेचर मिलता है, कहीं से भी सब्सटेंस को एक्सटर्नल एनर्जी दी जाए, तो एक्सटर्नल एनर्जी जब इस सब्सटेंस को मिलेगा, ये एनर्जी आप कहीं से एक्स्ट्रा अगर इसको लेके दोगे, थर्मल एनर्जी भी हो सकती है या कोई भी एनर्जी आप इसको दोगे, तो ये एनर्जी पाने के बाद आपको ये पता होगा कि एनर्जी पाने के लिए सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पहले एनर्जी लेगा। और ये भी पता है कि अपने न्यूक्लियस से सबसे नजदीक का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा टाइटली फिटेड बॉन्डेड होता है, और जबकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली फिटेड होता है। मतलब बहुत मजबूती से इससे अटैचमेंट इसका नहीं रहता। और कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी इसको मिल गई तो अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। अपने ऑर्बिट को छोड़ करके ये इलेक्ट्रॉन क्विट कर जाते हैं। और ऐसा मैं केवल एक एटम में बता रहा हूं, ऐसे ढेर सारे एटम्स इसमें मौजूद हैं। तो अगर एक एटम केवल एक इलेक्ट्रॉन भी अगर ये बाहर निकलेगा, तो ऐसे मान लो अगर लाखों एटम्स इसमें मौजूद हैं तो 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स इतने सब्सटेंस में मिल गए आपको। 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल गए। समझ में आया? तो अब क्या हुआ
कि ये सारे इलेक्ट्रॉन तो टाइटली फिटेड है, अपने एटम से बॉन्डेड है न्यूक्लियस से, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़कर क्विट किया है अभी अपने सब्सटेंस के और मतलब कि इसके सीमा के भीतर ही है, इसके बॉर्डर के अंदर ही, इसको छोड़ करके बिल्कुल बाहर नहीं निकलता। ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो अपने इसी सीमा के भीतर मूवमेंट इसकी होती है। समझ में आया? और ऐसे एक नहीं लाखों एटम है, तो लाखों इलेक्ट्रॉन्स अगर ये बाहर निकलेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को भी छोड़े हैं लेकिन अपने सब्सटेंस की सीमा को नहीं छोड़े हैं, तो उसी में रहेंगे। लेकिन अब उसमें रहते हुए ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने न्यूक्लियस से इसका जो बॉन्डिंग रिलेशनशिप था वो खत्म हो चुका है। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर इसका अब जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा, यानी कि इस एटम न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर कोई अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। और फ्री होकर के ये इसी अपने सीमा में जिग जैग इधर उधर मूव करता रहता है, इधर उधर इधर अनियमित गति करता रहेगा इधर उधर। ये एक प्रकार से मूवमेंट इसी बॉर्डर के अंदर मूव करता रहता है, और इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें कई हेडिंग्स हम डिस्कस करेंगे। अभी एक हेडिंग मिल गया आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये भी हमको जानना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से जान जाओ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में फिर से मेरी बात सुन लो कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मॉडल आप समझाओ कि एवरी एटम हैविंग देयर न्यूक्लियस, विद इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सिचुएटेड where electrons moves around the nucleus in their orbits, but nearmost orbital electrons attached to their nucleus tightly, whereas the outermost orbital electrons loosely tied to their nucleus. But in the case of given to this substance any thermal energy, then the outermost electron quit their orbit, but after quitting their orbit this electron free to move in the region of this substance. This is called free electron. तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ही स्वतंत्र हो चुका, अब इस पर से इसका बंधन समाप्त हो चुका, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और अब जरा आगे चलते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होता है। तो अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज अपने ऊपर लिए हुए हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन, अब जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा से ज्यादा होती है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग नगण्य बहुत कम होते हैं, नहीं होते हैं। तो जिन ऐसे सब्सटेंस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बहुत ही अच्छा होता है, और जिसमें नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या बहुत नेग्लिजिबल होते हैं उसमें फ्री करंट फ्लो नहीं होता। और इसीलिए हम इसको मेटल और इंसुलेटर बोलते हैं, मेटल और इंसुलेटर। तो मेटल में यह होता है कि लगभग ये देखा गया कि 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट मीटर क्यूब, यानी पर मीटर क्यूब एरिया में 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मेटल्स जो होते हैं उसमें इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जबकि इंसुलेटर्स में लगभग नेग्लिजिबल होता है, ये होता है लेकिन लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये चार्ज, इसमें इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री हैं चलने के लिए, यही फ्री है चलने के लिए, लेकिन फ्री स्टेट अवस्था में इनका मोशन नहीं होता। फिर से सुनिएगा ध्यान से, इसको मैं मिटाऊंगा अब यहां पे। फ्री स्टेट का मतलब समझिए, जैसे सपोज करो कि यहां पे अभी मैंने इसके पहले वीडियो में दिया था कि
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो चलना का मतलब क्या होता है। अब इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इनका मूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप नहीं अप्लाई करोगे। तो जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करोगे, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लो टू हाई चलता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर होने लगेगा, एक डायरेक्शन में होने लगेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। और यही कंडक्शन का मेन कारण होता है किसी भी मेटल में फ्लो ऑफ करंट। इसी को बोलते हैं कि जब नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, और तब इसमें जैसे ही पोटेंशियल क्रॉस अप्लाई करोगे ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होने लगता है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज होने लगा। और फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो आप करंट बोलते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सब्सटेंस में फ्लो ऑफ करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो if in any substance there are not any free electrons, then the conduction of current will not be occurred, उसमें नहीं होगा। But if in a substance having more quantity of electron, then there arise a big or large current flows from one to another end, तो वहां पे लार्ज करंट प्रोड्यूस होता है। और अब जरा देख लो, ये तो मैंने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होता है। इसी के फ्लो के कारण ही करंट क्रिएट होता है। और करंट क्रिएट होने का मतलब जरा समझ लो, ये भी ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ऐसे, तो करंट का मूवमेंट जो होता है वो आई का मतलब हम लोग हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ऐसे चलेगा। ये करंट का चलना या तो पॉजिटिव चार्ज का चलना इसको बोलते हैं, ये करंट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल चलता है तो करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल चलेगा, इसके फ्लो का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये फ्लो ऑफ करंट है। तो ये मॉडल समझ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ये समझ गए आप। लेकिन अब इसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जरा ये जान लो, मेटेलिक पोजीशन में ये नाम कुछ लिए गए, जैसे कि यहां पे सबसे पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर के बाद कॉपर की बात कर लेते हैं, कॉपर के बाद गोल्ड की बात कर लेते हैं, फिर एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर में होते हैं, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छा गुड कंडक्टर माना जाता है। गुड क्या, बेस्ट कंडक्टर कह लो इसको। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर इन मेटल, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं, इसकी कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है। जबकि इसके बाद कॉपर का नंबर आता है, मैं इसके पहले वीडियो में भी कुछ बताया था एक बार आपको। सबसे अच्छा जो कंडक्टिविटी सबसे अच्छा एक प्रकार से कंडक्टर माना जाता है सिल्वर को, उसके बाद कॉपर को, तब गोल्ड को, तब एल्यूमिनियम को। तो इसीलिए बोला जाता है कि घर की वायरिंग करानी हो तो चांदी के वायर से कराओ, लेकिन इतनी अमीरी नहीं चाहिए, तो चांदी को छोड़ के लोग कॉपर पे आते हैं। कॉपर भी बहुत सस्ता नहीं है, तो कॉपर की वायरिंग कुछ लोग कराते हैं। रेलवे अपना कॉपर यूज करता है, कॉपर का वायर यूज करता है, वो भी चांदी नहीं लगा पाएगा, कॉपर लगाता है। कॉपर लगाता है वो भी लोग लूट के ले जाते हैं, वो भी कम महंगा नहीं है। तब कहीं सोना आता है तो चांदी छोड़ के सोने का वायरिंग कराओ। तो इतना तो बुद्धिमान है ये हो कि जब चांदी का लगाने लायक नहीं है तो सोने का कहां से लगाओगे, इसलिए ये भी फेल हो जाता है। तो ये तो कुछ हद तक है जो लोग यूज करते हैं, घरों की वायरिंग भी कॉपर से की जाती है। लेकिन सबसे लास्ट में जो आ रहा है वो एल्यूमिनियम आ रहा है, और एल्यूमिनियम एक प्रकार से गरीब विभाग माना जाता है। जैसे कि हम लोग का विद्युत विभाग देख रहे हो ना, बिजली विभाग, जितनी वायरिंग उसका तार जाता है किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम लगभग चौथे नंबर पर आता है कंडक्टर के रूप में। समझ में आया? तो एक प्रकार से कैसा कंडक्टर है उसका एक ऑर्डर बना हुआ है, उसकी सब उसी ऑर्डर में देखोगे। ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन इससे पूछे जाते, इसलिए मैंने बता दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स समझ में आ गया होगा अब आपको। चलो इसके बाद अब आपको हम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बताते हैं। टाइम रिलैक्सेशन
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दो टर्म्स हम और इसी में ऐड करेंगे, टाइम रिलैक्सेशन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो अभी हमने फिगर बनाया था जो, थोड़ा सा उसको फिर से ट्रेस करते हैं। आप इस फिगर में इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि ये पोटेंशियल अप्लाई करोगे तभी ऐसा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? चलो सबसे पहले ये जानते हैं, टाइम रिलैक्सेशन की बात करते हैं। हमने इसके पहले आपको समझाया व्हाट इज मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हो गया तो अब जरा सुनोगे ध्यान से मेरी बात, कि किसी भी मेटेलिक रीजन के अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब तक पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया जाता तब तक वो इधर उधर इरेगुलर मूव करते हैं, और इरेगुलर मूव करते हुए वो हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से उनका कोलिजन होता है, टक्कर होती है, और इसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन के नाम से जानते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब टकरा करके चिपकते नहीं फिर अलग हो जाते हैं, तो टक्कर होकर तुरंत अलग होने को हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, और टक्कर होने के बाद चिपक जाए उसी में तो इलास्टिक कोलिजन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। अच्छा, ये टक्कर के बाद होता यह है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर खा करके, और टकराने के बाद फिर वो चलेगा तो फिर दूसरे से टकराएगा, फिर इससे धक्का खाएगा, फिर कहीं और जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर के बाद, जैसे एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुआ फिर इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच में ये जितना टाइम इसको गैप मिल जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर के बाद जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने जाता है तो उसके बीच का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग को ही हम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको श्रांति काल कहा जाता है, श्रांति काल, इसको श्रांति काल बोलते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? तो ये टाइम रिलैक्सेशन में श्रांति काल हो गया। तो आप कह सकते हो कि व्हेन वन इन द without applying electric potential across the conducting wire, the free electrons moves from here to there in zigzag motion, and in this action every electrons collides to each other irregularly. But when electrons goes from one to another electron after a collision, then the time between any two consecutive collision is called the time relaxation. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम रिलैक्सेशन। मीन्स जैसे इससे टकराने के बाद जब दूसरे टक्कर के लिए चलता है तो इसके बीच जो टाइम का गैप होता है उसको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं। मतलब भैया सीधे से जान लो, रिलैक्सेशन मतलब आराम करना। आराम करने का टाइम क्या है? तो हमेशा तो बेचारा टकरा ही रहा है, तो जब एक टक्कर के बाद बेचारा जाएगा दूसरे टक्कर, तो बीच में आराम करा, टक्कर नहीं हो रहा, तो उसी टाइम को बोलते हैं टाइम रिलैक्सेशन। और टाइम रिलैक्सेशन को हम लोग यूज करते हैं टाउ से, इसका सिंबल है। टाइम रिलैक्सेशन को हम लोग टाउ से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलो ये तो बात समझ में आया, टाइम रिलैक्सेशन। लेकिन अब आ जाओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये अब तक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। समझो, पहले पूरी बात समझ चुके, बस इसी में ऐड करेंगे। अच्छा ये समझो कि हमने ये बताया कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन में एक टक्कर के बाद दूसरा टक्कर, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, ऐसे टक्कर होता है, अनियमित टक्कर होती है। और जब तक ये पोटेंशियल अप्लाई नहीं होगा तब तक इसको हम लोग जिगजैग मोशन में इधर उधर मूव करता है, इरेगुलर। लेकिन होता यह कि जैसे ही आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो इसके क्रॉस, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हो, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो सब एक ही मोशन में, एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं।
सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो तो इसको फोर्स अप्लाई करता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, पुश करता है इसको, इन इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, जैसे फोर्स अप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए पुश होते हैं ये। और इस फोर्स के कारण सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब एक ही डायरेक्शन में, कहा जाता है लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये मूव करते हैं। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये मूव करते हैं। और ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं होती, लेकिन इसमें होता यह है एक के पीछे एक के पीछे एक सभी इलेक्ट्रॉन वन डायरेक्शनल मूव करने लगते हैं, और इसीलिए इसकी वेलोसिटी को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं VD से, सफिक्स में D लगा दिया जाता है, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस वन डायरेक्शनल जब मूव करेंगे तब हम इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये बात होगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर फार्मूले से डिफाइन करना होगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टाउ, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का मतलब यह है कि इस टाइम रिलैक्सेशन में कितना डिस्टेंस एक दूसरे के बीच का है, उसी को मेजर करके ये यूज किया जाता है। लेकिन इसको अभी यहाँ कोई बहुत ज्यादा मतलब इसका नहीं है। मेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं कि इसको आप ये समझो, क्योंकि लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, देखो अभी मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ाया है, इन सारे टॉपिक को समझने के लिए केवल 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे सपोज करो कभी एक स्कूल का कैंपस है, स्कूल का कैंपस में अलग अलग क्लासेस होते हैं, और अलग अलग क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक क्लास को आप चेक करो कि एक क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसको न्यूक्लियस कंसीडर कर लो। तो जो स्टूडेंट सबसे पहले कक्षा में पहले टेबल पर बैठा है, फिर दूसरे तीसरे टेबल पर ऐसे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो जो स्टूडेंट हमारे ज्यादा करीब होगा वो हमसे ज्यादा अटैचमेंट रहेगा, और जो स्टूडेंट हमसे सबसे ज्यादा दूर है उसका अटैचमेंट कम होगा। जैसे मैंने कहा था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो होता क्या होता है, और नियर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो नियर मोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने न्यूक्लियस से ज्यादा अटैच करता है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो लूजली टाइट होता है, लूजली फिटेड होता है अपने न्यूक्लियस से। अच्छा, अब सोच लो कि मान लो ऐसे क्लास चल रहा हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन, उधर स्टूडेंट जो बैठे इलेक्ट्रॉन मान लो, और कोई बाहर से आकर के थोड़ा सा इशारा करके बुला दिया तुमको। तो देखते हो जैसे ही टीचर ऐसे घुमा तो एक इलेक्ट्रॉन फुर्र क्लास से, वो इलेक्ट्रॉन फुर्र हो गया। मतलब ये क्या है, ये जो बुला रहा था वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई उसको, और वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को छोड़ करके बाहर निकल गए। क्लास को छोड़ के बाहर निकला है, कैंपस को नहीं छोड़ा है, स्कूल कैंपस को नहीं छोड़ा है, केवल क्लास को छोड़ा है। ठीक है। अच्छा, आप सोचो ऐसे ही अगर हर क्लास से एक दो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएं, मान लो अगर 20 क्लास है किसी कैंपस में, तो 20 क्लास से 40 इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर। समझना ध्यान से, तो 40 इलेक्ट्रॉन कैंपस में निकले हैं, कैंपस से बाहर नहीं गए हैं, कैंपस में घूम रहे इधर उधर। और वो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों को मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन बोला। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जो अपने कक्षा अपने ऑर्बिट को छोड़ चुका हो, लेकिन कैंपस को नहीं छोड़ा, अपने मेटेलिक रीजन को नहीं छोड़ा है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। समझ गए। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, जरा देखो। चलो मान लो कि अगर स्कूल का प्रिंसिपल देख रहा है कि बहुत लड़के घूम रहे हैं, लेके डंडा बाहर निकल गए, तो लेके डंडा बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ? जैसे ही वो डंडा लेके बाहर निकलेगा तो इसका मतलब यह है कि सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला था, वो सब एक ही डायरेक्शन बराबर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तो जान दो वो क्या, एक ही डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे, तो वो क्या है? वही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा गया है।
तो ये जो डंडा लेके प्रिंसिपल निकले हैं, ये क्या है? यही एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई हुआ है। पोटेंशियल अप्लाई होगा तब है ना चलेंगे सब। तो चलने को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले। हाँ, उनका पर यूनिट ऑफ टाइम जितना वेलोसिटी से वो मूव करते हैं वही उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो इस तरह से पूरी थ्योरी को आप ऐसे समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो इतने टॉपिक को आप क्लियर करिएगा, थोड़ा सा बुक रीड करिएगा, कुछ और टॉपिक मिल जाएंगे आपको समझने के लिए, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।